योगा ने आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? मेरा अपना सोचना है, अगर आपका पेट साफ रहे, अच्छी नींद आ जाए तो आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म पे सॉल्व हो जाती है। जी। क्या योग के माध्यम से एंजाइटी और डिप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये काफ़ी साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। इंसान अपने जब थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करेगा तो सिर्फ योगासन करके कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है? वो तो मेन रूट प्रॉब्लम के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उससे आप कैसे लड़ेंगे? क्या अब योग के माध्यम से चेहरे का ग्लो इनहेंस किया जा सकता है? फेस के ऊपर ग्लो किया जा सकता है, लेकिन आजकल तो हम सिर्फ क्रीम लगा के सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो अंदर जंग लगा हुआ है लोहे पे, ऊपर से पेंट मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अंदर से भी डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। अगर बार बार गुस्सा आता है तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए योग, आसन और ये आप जो बोल रहे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन्हीं के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। यानी थ्रू योगा वी कैन चैनलाइज आवर एनर्जी एंड ट्रेन आवर माइंड एंड बैलेंस आवर माइंड। साउंड हीलिंग है क्या और कैसे बेनिफिशियल है? सूदिंग साउंड, मधुर ध्वनि जब अंदर जाती है तो वो आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देती है। वाह। जो कुछ करेगा साउंड करेगा। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस या हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कभी मन की चिंता और एंजाइटी, कभी गहरी डिप्रेशन, कभी रातों को नींद नहीं आना, तो कभी गुस्सा जो रिश्तों को बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ शरीर भी साथ नहीं देता। लगातार कंप्यूटर पर काम करने से बैक एंड सर्वाइकल पेन, कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज और उम्र बढ़ने के साथ जॉइंट पेन जैसी समस्याएं। आज के दौर में हर कोई जिम और फिटनेस एक्टिविटीज की ओर भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जिम ही सॉल्यूशन है या फिर कोई ऐसी एंशिएंट विजडम या टेक्निक है जो हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में संतुलन दे सकती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे योग निद्रा के फायदे, साउंड हीलिंग फॉर डिप्रेशन एंड इंसोम्निया और कॉन्स्टिपेशन जैसी आम समस्याओं पर भी। हमारे साथ है एक बेहद अनुभवी योग विशेषज्ञ गुरु अश्वनी जी, जिन्होंने पिछले 30 सालों से योग, सत्यानंदा योग और मेंटल फिजिकल वेलनेस के जरिए हजारों लोगों का जीवन बदला है। तो आइए मिलते हैं गुरु अश्वनी जी से और जानते हैं कि कैसे योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। गुरु अश्वनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैं बहुत खुश हूं कि आपने समय निकाला द राहुल रंजन शो पॉडकास्ट में आने के लिए। जी जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 30 साल पहले आपके मन में क्या विचार आया कि आपने योग को अपने प्रोफेशन के रूप में चुना? देखिए, ये मेरे बचपन से शुरू हुआ। ओके। मेरा होम टाउन मुंगेर है, बिहार है, और हम लोग बचपन में वहाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा है। ओके। तो हम लोग बचपन में वहाँ जाते थे, जहाँ की स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की नींव रखी। अरे वाह। तो हम लोग वहाँ जाते थे और स्वामी जी बोलते थे कि तुम लोग योग करो तो पढ़ने में मन लगेगा, तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोलते थे कि ये जो है बुजुर्ग आदमी हम लोगों को पागल बना रहे हैं। ओके। लेकिन धीरे धीरे एक दो टिप वो देते थे और हम लोग आके करते थे। हाँ। तो बड़ा मजा आता था। तो धीरे धीरे हम लोग अट्रैक्ट होने लगे। तो शुरू में वो फ्री शिक्षा देते थे तो सब लोगों को लगता था कि ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद वो कुछ शिक्षा के लिए वो 50 रुपये लेने शुरू किए। ये 1982 या उससे पहले की भी बात है। तो हम लोग फिर कुछ लोग धीरे 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 अट्रैक्ट होना शुरू हुए क्योंकि वो पैसे लेने लगे। फिर कुछ दिन के बाद एक समय आया
कि वहाँ विदेशी लोग आने लगे, फॉरेनर्स आने लगे। ओके। तो कभी 1, 2, 4, 10, तो मुंगेर के आदमी कभी हम लोग विदेशी देखे नहीं थे। हाँ, एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया। हाँ, अंग्रेज आए। अंग्रेज आए हैं। तो हम लोग वहाँ जाते थे और ये देखते थे कि वो क्या कराते हैं। तो शुरू में हम लोग, हमारे घर में भी ओम चैंटिंग होता था, मंत्र चैंटिंग होती थी, लेकिन वहाँ जब हम लोग एक समूह में और एक लयबद्ध तरीके से जब करते थे तो उसका एक इफेक्ट अलग हो जाता था। ओके। और लगा कि इसको करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हम लोग काफी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। अरे वाह। तो धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ा। उसके बाद 1990 में मेरे पिताजी ने बोला कि भाई तुम सब लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो तुम MBA करने ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ओके। तो फिर मन नहीं माना कि भाई, फिर मेरे पिताजी ने बोला कि भाई अगर वहाँ जाना ही चाह रहे हो तो तुम एक काम करो, पहले योगा का कोर्स कर लो। तो फिर 2000 में मैं वहाँ गया 4 मंथ सर्टिफिकेट योगा कोर्स करने। कहाँ गए? बिहार स्कूल ऑफ योगा। ओके। जो अब बिहार योगा भारती है, जो वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी है। वाह। तो जब हम वहाँ गए, काफ़ी लोगों से मिले, 4 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि भाई अब मैं योग में बिल्कुल पारंगत हो गया भाई। 4 महीने में ही? 4 महीने में ही। और आप उससे पहले भी प्रैक्टिस योगा तो करते ही थे ना? प्रैक्टिस करते थे, लेकिन 4 महीने में ये मेरी अपने आप में भूल भुलैया थी कि भाई 4 महीने में आप बहुत बड़ा टीचर हो गए। कहते हैं ना सेल्फ ईगो, वो सेल्फ ईगो हो गया कि भाई अब तो हम बहुत अच्छा अब टीचर हो गए, अब हम सिखा सकते हैं। लेकिन जब वहाँ से निकलने के बाद 1-2 महीने हम लोग इधर उधर भटके, लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या कर लें योगा। कोई मेरा दोस्त पूछता था, कोई मेरे मम्मी पापा के दोस्त पूछते थे, जो कुछ एजेड लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो पूछते थे। तो अंत में ये हुआ कि ना, ये 4 महीना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके। फिर मैंने अक्टूबर में फिर ज्वाइन किया वहाँ, अगस्त में फिर हमने ज्वाइन किया योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। से ऊपर है एक मास्टर इन योगा, जो योगा साइकोलॉजी है। तो हमने योगा साइकोलॉजी में फिर वहाँ से हमने मास्टर्स किया। 2 साल का कोर्स किया और फिर वहाँ से 6 महीने हम लोगों को वहीं से भेजा गया इंदौर। एक वो इंटर्नशिप जैसा ही था। तो वहाँ रहने के बाद फिर लगा कि नहीं, सही में अब हम कुछ योगा सिखा सकते हैं। करेक्ट है कि किसी भी चीज में स्किल्ड होना है, किसी भी एक स्किल में पारंगत होना है। बिल्कुल। तो लोग चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2 महीने 4 महीने में ट्रेंड हो जाए और एकदम एक्सपर्ट की तरह जॉब करने लग जाए। बिल्कुल। ये संभव नहीं है जब तक आप उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना हर प्रोफेशन में जरूरी है। तब एक अच्छे लेवल पे आप उस स्किल के लिए आप एक्सपर्ट माने जा सकते हैं और आप उसमें एक प्रोफेशन बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। तो आप इतने सालों से योगा कर रहे हैं, योगा से तो आपने कई लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। योगा ने आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? सबसे जो बड़ी बात है ना, जो मैंने योगा जब ज्वाइन किया तो मैं काफ़ी दिनों तक नेपाल में भी योगा सिखाया। ओके। और वहाँ मैंने देखा खास करके पहाड़ों में लोगों को कब्ज की बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की। ये नहीं कि पहाड़ों में भी, मतलब अभी मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है। हर जगह। अब होता क्या है, ये आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि जिस दिन पेट साफ नहीं होता है उस दिन आपकी स्थिति क्या है, और जिस दिन पेट साफ है उस दिन आपकी स्थिति क्या है। लोग बोलते हैं कि भाई चूरन खा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन योग में मैं जाने का जो मेरा मुख्य कारण था, बाद में जो हमने फील किया कि कब्जियत इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो साफ हो सकता है कि लोग सोच नहीं सकते, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कई बार कोई अलग अलग तरह की टैबलेट लेता है, कोई चूरन लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो योग के बहुत छोटे से प्रैक्टिस से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को देख के मैं सबसे ज़्यादा योगा की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और दूसरा था सोना, यानी मेरा अपना सोचना है, अगर आपका पेट साफ रहे, अच्छी नींद आ जाए,
तो आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म पे सॉल्व हो जाती है। जी। आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ही भाग दौड़ की ज़िंदगी है लोगों की। बड़े एम्बिशंस, बड़े गोल्स, बड़े टारगेट्स को लेकर लोग ज़िंदगी में चल रहे हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कहे कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फंसे पड़े हैं ज़िंदगी में। तो इसके चलते देखने को मिल रहा है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आज के ज़्यादातर लोगों में देखा जा रहा है। क्या योग के माध्यम से एंग्जाइटी और डिप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एंग्जाइटी क्यों होता है? मैं चाहता हूं 20 रुपए कमाना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कमा नहीं पाया। दूसरे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, वो मेरे बराबर के हैं, उन्होंने 20 रुपए कमा लिए, मैंने 10 ही रुपए कमा लिए। या मेरे को जॉब लग गया 10 ही रुपए का, उसको लग गए 20 के। उसको देख के तो परेशान हो हमें क्या होगी? हमें एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी मतलब क्या? पहले गुस्सा आएगा, घबराहट। पहले गुस्सा आएगा। उस गुस्से को जब हम किसी के ऊपर या कहीं भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को फिर धीरे धीरे, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको अवसाद भी बोलते हैं, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और आज मॉडर्न एज में 90% प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक। पहले मेंटल होता है ये, लेकिन उसका इफेक्ट फिजिकल होता है, भी होने लग जाता है। यहां तक कि डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो भी साइकोसोमेटिक है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बाद लोग डायबिटिक भी होने लग जाते हैं। डायबिटीज भी हो जाती है, प्रॉब्लम भी आ सकती है, हार्ट का भी प्रॉब्लम शुरू होने लग सकता उसके है। कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, आपने कहा कि क्या डिप्रेशन को कम किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेज हैं जिसके की थ्रू हम अपने इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। जैसे रैपिड ओम चैंटिंग। एक ओम चैंटिंग तो आपने सुना होगा कि लंबा ओम लेते हैं, जैसे लंबी गहरी सांस ले रहे। एक तो ये हो गया, लेकिन ये डिप्रेशन के लिए मेरे समझ से इतना ठीक नहीं है। उसी को अगर आप रैपिड वे में करते हैं, जैसे लंबी श्वास लिया आपने और उसके बाद ओम 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 ओम, तो ऐसे हालत में क्या होता है, जब आप लंबी ओम करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, आपके मन में थॉट्स चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप रैपिड ओम चैंटिंग करते हैं ना, आपका मन बिजी हो जाता है, आपका मन उसी में बिजी हो जाता है और फिर दूसरे ख्याल को आने नहीं देता है। ओके, ये बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। ओके, अब देखिए, मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन से थोड़ा अलग जा रहा हूं। प्रैक्टिस वही है, उसको करना कैसे है। जैसे भ्रामरी है और किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भ्रामरी तो करेगा, लेकिन आंखें खोल के करेगा, क्योंकि आंखें अगर बंद करेगा तो वो और ज्यादा डीप डिप्रेशन में जाएगा। ओके, तो यानी प्रैक्टिस वही होगी, लेकिन उसको किस तरीके से करना है वो आपको एक एक्सपर्ट योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट ही बता सकते हैं। जैसे आप खुद मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, आपको डॉक्टर से पूछने की जरूरत होती है कि मैं कौन सा मेडिसिन लूं जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये काफ़ी साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। इंसान अपने जब थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करेगा तो सिर्फ योगासन करके कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है? वो तो मेन रूट प्रॉब्लम के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा ना। अब देखिए, योगासन का मतलब क्या होता है। योग में काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे योग अष्टांग योग कहलाता है। योग में अष्टांगा योग भी है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ओके, यम नियम मैक्सिमम फिलोसॉफिकल है, यानी उसका डे टू डे लाइफ में यूज तो है, लेकिन हमारे जो दाम्पत्य जीवन है, फैमिलियर लाइफ है, सोशल लाइफ है, आज के जमाने में उसमें इतना कोई काम नहीं करता है। यानी आसन मीन्स क्या हुआ, फिजिकल पोस्चर। प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, राइट। यानी हम मैक्सिमम इनहेल करें, मैक्सिमम एक्सहेल करें, क्योंकि आज के जमाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ब्रीदिंग के कारण, क्योंकि हम पूरा श्वास ही नहीं लेते हैं।
तो पूरा श्वास नहीं इनहेल करते हैं तो एक्सेल भी कम करते हैं। Correct. और ऐसा कहा गया है कि आपकी जो श्वास है ना, जो ब्रीदिंग है, वो फिक्स्ड है। ओके। आप उसको कम लें या ज्यादा लें। हाँ। पहले के संत मुनि महात्मा उसी को लंबी श्वास लेते थे। जैसे कछुआ लंबी श्वास लेता है तो उसकी आयु लंबी है। खरगोश छोटे श्वास लेता है, उसकी आयु छोटी है। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन की, यानी आसन प्राणायाम सिर्फ नहीं है योगा में, उसके बाद प्रत्याहार भी आता है, धारणा भी आता है, ध्यान भी आती है, समाधि भी आता है। यानी आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, यानी माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं कि भाई उस जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उससे आप कैसे लड़ेंगे। यानी पहले जो आ रहा है उसको आने दीजिए। आप अगर अपने थॉट्स के साथ बोलेंगे कि भाई ये मत आओ, ये ना सोचें, तो आप जिस चीज के बारे में जितना सोचेंगे कि ना आए वो उतना ही ज्यादा आएगा। यानी हमको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे इस थॉट्स के साथ लड़ें, इस पोजीशन के साथ हम कैसे आगे बढ़े, ये जो कंडीशन आ रही है उसको हम कैसे कोप करें। तो उसी में फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। और जो डीप डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए अंतर्मौन भी काफी अच्छा अभ्यास है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस प्रकार की प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक पॉडकास्ट में सुनकर उसको कोई फॉलो करके इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक है, इसका प्रॉब्लम डीप है। कई लोग इतने डिप्रेशन में होते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उनको लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर उसको एक तरीके से उसको सही गाइडेंस लेना पड़ेगा एक गुरु के, जैसे आप जैसे बता रहे हैं आपको नॉलेज है, तो अगर आप उनको गाइड करेंगे तब जाकर एक लंबे समय में एक कोर्स की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि आजकल हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम उस तरीके से अपना काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसके डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पहले एंग्जाइटी होती है, फिर उसी को डिप्रेशन में हो जाता है। अच्छा, लोगों को फिर जो अगर बार बार गुस्सा आता है तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए योग, आसन और ये आप जो बोल रहे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन्हीं के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, गुस्सा क्यों आता है? कई लोगों का बिहेवियर ये गुस्सा, तुरंत शॉर्ट टेम्पर हो जाना। क्यों? मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से कर रहा हूं कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको जिस चीज के लिए जितना रोकेंगे ना, उस चीज को उतना ही करेगा। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी बारिश हुई, पानी आया, क्या हो गया? फ्लड आ गया जी। क्यों आ गया फ्लड? क्योंकि हमने उस पानी को चैनलाइज नहीं किया। अगर हम पानी को चैनलाइज कर लेते, उसके नहर की तरफ मोड़ देते, डैम बना देते, तो जहां पे ड्रॉट है वहां जाता, वहां पे सूखा पड़ा है वहां पे पानी का सही उपयोग हो जाता। यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। यानी थ्रू योगा वी कैन चैनलाइज आवर एनर्जी एंड ट्रेन आवर माइंड एंड बैलेंस आवर माइंड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में जो शॉर्ट टेम्पर वाले लोग हैं या जो गुस्सा, एक्सेसिव गुस्सा दिखाने वाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे जो हाइपर हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है कि उनमें कोई कमी है। दूसरे लोग जो झेल रहे हैं उनको लगता है कि ये भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, और उनको लगता है कि नहीं आई एम ओके, तो वो इस ट्रीटमेंट में जाएंगे तब तो। इनिशियली उनको ये चीजें तो लगती है कि भाई मैं ठीक ठाक हूं। जैसे कोई भी अगर बीमार आदमी है तो वो नॉर्मली पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, उसको लगता है मैं ठीक हूँ। लेकिन हम उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, और देखो तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारा, तुम लोगों को खोते जा रहे हो। बिल्कुल। तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके, थोड़ा उसको बता करके उसको हम उसके प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम आजकल ज़्यादातर चल रही है, तो उसको कैसे योग के माध्यम से ठीक किया जाए? देखिए, मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें आम हैं, पेट साफ नहीं होना और इंसोम्निया। अगर आपका पेट साफ नहीं है ना, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी नहीं आएगी। लेकिन इंसोम्निया की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने ऑफिस को भी घर में ले जा रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं, या जो बहुत बिजी हैं उनकी बात कर रहा हूं। यानी जो हम काम ऑफिस में कर रहे हैं, हम उस काम को घर तो नहीं ले जाते हैं।
लेकिन वो हमारे मन में चलता रहता है। ओके। अब देखिए, कई बार हम चुपके से या कई बार छुप के कहीं बैठे हुए हैं और एक झपकी लेते हैं और बोलते हैं यार मजा आ गया। वो मजा आ गया, आप ये सोचिए कि आपको कितने दिन बाद, कितने दिन पहले आया था। आप बोलेंगे, आप सोचेंगे यार मैं कब ऐसा सोया था। यानी अगर जब आप सोते हैं, आपका शरीर तो सो जाता है, मन नहीं सोता है। ओके। थॉट्स चलते रहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है योग निद्रा, ओके, जिसको साइकिक स्लीप बोलते हैं। ऑलराइट। और ये प्रूवन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, ये 100% होगा। और ऐसा प्रूव किया गया है कि अगर आप 30 से 40 मिनट, 30 to 40 मिनट्स अगर आप योग निद्रा करते हैं तो 3.5 आवर्स के बराबर आपको साउंड स्लीप मिल जाती है। राइट। और ये चीज मैंने खास करके फोर्सेज में भी देखा है, या जो कम सो पाते हैं या जो बोलते हैं कि भाई मुझे सोने का टाइम कम चाहिए, तो उनको मैं बोलता हूं कि भाई आप 2 बार में आधे घंटे योग निद्रा कर लो, आपको सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 साल पहले मुझे पहली बार योग निद्रा के बारे में आप ही के थ्रू पता चला था, और अब आज भी अगर मुझे नींद आने में परेशानी होती है तो बस वो जो लिंक आपने दिया था यूट्यूब पे वो लगा देता हूँ, योग निद्रा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और कब वो ऑडियो सुनते सुनते क्योंकि वो थॉट को रोक देता है, आपका ध्यान चला जाता है उस पर कि आप बॉडी के इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, अब इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, इस पार्ट पे। तो क्या होता है कि वो जो चीज़ें माइंड में चल रही है दुनिया भर की, एम्बिशन की, काम की या किसी और तरीके के टास्क की, वो सोच रुक जाती है और बढ़िया नींद आ जाती है। फिर गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर लगता है अरे ये तो, अचानक ध्यान आता है कि अरे ये तो चल ही रहा है, तो फिर हाथ से ढूंढ के मोबाइल को उसको ऑफ करते हैं, फिर गहरी नींद में सो जाते हैं। तो इट रियली वर्क्स, हेल्प्स। और ये उसके लिए भी है जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं योग निद्रा ऐसे नहीं करता। जब वो बोलती है कि ध्यान रहे सोना नहीं है, तो मैं मन में बोलता हूँ ना मुझे तो सोना ही है। हाँ। और मैं सोने के लिए यूज करता हूँ, ना कि उसको 45 मिनट के लिए लेने अब के लिए। देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है। हाँ, वो बोलना है, सोना नहीं है। मैं समझ गया क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर बोला गया कि टारगेट सोना है तो फिर वो माइंड बोलेगा नहीं सोना है। उसमें मैं ये समझता हूँ इसलिए बोला गया है कि सोना नहीं है, ताकि लगे कि नहीं सोना है। अब इंसान वही करेगा जो नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल लेमैन की तरह सोचे तो यही है। हाँ। और दूसरा मैं तो बोलता हूं, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम योगा करने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है और नींद भी नहीं आ रही है, तो सीधा जब वो बिस्तर पे जाते हैं जी, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में करके या फ्लाइट मोड में डाल के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से योग निद्रा कीजिए। और देखिए, जिस दिन आप योग निद्रा करके सोते हैं और जिस दिन विदाउट योग निद्रा सोते हैं, दोनों में काफी फर्क होता है। हाँ, बड़ा रिलैक्स फील होता है, गहरी नींद में हम चले जाते हैं, क्योंकि पहले ही वो थॉट को रोक दिया, उसको ऑफ कर दिया। बिल्कुल। अब जब हम निद्रा में गए हैं थॉट को रोक के, तो अलग ही सफर में निकल चुके हैं। और एक हम थॉट के साथ नींद में गए हैं, तो पता नहीं कौन से सपने में लेकर जाएगा, वहां भी सोए भी परेशान करता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इंसान चिंतित तो रहता ही है। बिल्कुल। राइट। नहीं, आपने बहुत मदद की है। आज भी आपके बताए हुए टिप्स मैं यूज करता हूँ और बहुत अलग अनुभव है। गुरुजी, ये जानना चाहता हूँ कि योग को शुरू करने के लिए सही उम्र क्या है एक इंसान के जीवन में? किस उम्र से योग शुरू कर देना चाहिए? देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, और स्पेशली हम लोग इंडिया में बच्चा पैदा लेते ही योग करना शुरू करता है, अगर आप सोचें तो। लेकिन एक ट्रेंड वे में योगा हमेशा 8 साल के बाद ही शुरू करना ज़्यादा उचित है। ओके। अब देखिए, एक तो जो बच्चा पैदा लेता है उसके कुछ दिन के बाद वो हाथ चलाता है, पैर चलाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज का पार्ट है, योगा का पार्ट है। राइट। लेकिन उसको हम ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल वे में कर रहा है। यानी ऐसा कहा गया है कि 8 साल तक बच्चे को नेचुरल वे में योगा कराना चाहिए, जो इंडिया में बहुत ही कम लोग कराते हैं। मतलब शायद 1% भी नहीं होगा। जैसे बच्चों को हम लोग जो 8 साल से नीचे के बच्चों को कराने की प्रैक्टिस कराते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप लुक एट द स्काई, लुक एट द मून। तो वो स्काई को देखते हैं, स्काई को देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गर्दन ऊपर कर रहे हैं। हाँ।
उसके बाद मैंने बोला मून को देखो, हाँ, मून वाले राइट है तो राइट देखा। फिर उस मैंने तारे को देखो। बिल्कुल, फिर मैंने बोला कि भाई देखो तुम्हारे राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है। तो क्या हुआ, आइज का भी एक्सरसाइज हो रहा है, दूर नजदीक टेढ़ा लेफ्ट राइट बिल्कुल। देखना, गर्दन का भी एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन कोई सीक्वेंस में नहीं है, वो नेचुरल वे में हो रहा जी। है। ऐसा इसलिए करते हैं कि 8 साल तक बच्चों का पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है। ओके। तो इसीलिए जब तक बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड नेचुरल वे में प्रॉपर डेवलप ना हो जाए तो उनको नेचुरल वे में योगा कराना चाहिए। उसके बाद एक ट्रेंड वे में उनको 8 साल के बच्चों को योगा शुरू करना चाहिए। ओके। बाकी योगा का कोई ऐसे एज ग्रुप नहीं है। जो लोग 90 के भी हैं वो भी कर सकते हैं, जो 80 के हैं वो भी कर सकते हैं, जो 100 के हैं वो भी कर सकते हैं। क्या अब योग के माध्यम से चेहरे का ग्लो इनहेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग गई तो आप क्या करते हैं? रस्ट को हटाते हैं, फिर उस पे प्राइमर मारते क्यों हैं, रस्ट पेंट को मारते हैं? हटाते हैं? क्योंकि वो जंग अगर बिना रस्ट हटाए आप उसके ऊपर रंग कर देंगे नहीं तो अंदर तो और जंग बढ़ता तो ही रहेगा। कुछ दिन के बाद वो जंग फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप डिटॉक्स करते हैं, जिसको हठ योग बोलते हैं, नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति, अंतराटक, जिसमें 6 क्रियाएं आती है। एक हमारे गर्दन तक की सफाई करता है, ओके। यानी आंख, नाक, कान, गले की सफाई करता है। दूसरा हमारे लंग्स की सफाई करता है, यानी जो भी कफ जम गया हमारे छाती में ओके। उसको क्लीन करता है। तीसरा पेट साफ करता है। तो आपका पेट साफ रहेगा, अंदर से टॉक्सिन्स नहीं रहेगी, तो Okay. ऑब्वियसली आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। प्लस आप पेट को यानी इंटरनल टॉक्सिन्स को क्लियर करके फिर आप फेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप इस एज में भी, यानी मैंने ऐसे कई लोगों को मैं योगा सिखाता हूं जो 70-75 के हैं, लेकिन उनके फेस पे रिंकल्स अभी तक नहीं है। वाओ। मतलब देख के लग जाता है कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन चेहरे का स्किन क्वालिटी इज बेटर। स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फेस के ऊपर ग्लो किया जा सकता है, लेकिन आजकल तो हम सिर्फ क्रीम लगा के सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो अंदर जंग लगा हुआ है लोहे पे, ऊपर से पेंट मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अंदर से भी डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, तब जाके फेस पे भी ग्लो आ जाएगा, इनहैंस किया जा सकता है। अच्छा, एक नॉर्मल दिनचर्या वाले लोग जो ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है उनके पास, उनके लिए कोई सरल उपाय आप बताएं कि सरल योगा कौन से जिससे एक स्वस्थ लाइफ लीड किया जा सके, जिया जा सके। देखिए, मैं नॉर्मली लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई सुबह उठते ही बिना ब्रश किए जो पहली सलाइवा होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अच्छी है। ओके। प्लस मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि आपका पेट साफ रहे। तो पेट कैसे साफ रहेगा? तो 3 आसन आते हैं, जिसको एक ताड़ासन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पाम ट्री पोज बोलते हैं। ओके। दूसरा त्रियक ताड़ासन हो गया, स्विंग पाम ट्री पोज हो गया, और तीसरा कटी चक्रासना, वेस्ट रोटेटिंग पोज। अगर ये 3 आसन को हम लोग रामबाण आसन कहते हैं, यानी आपके रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है, शोल्डर के लिए भी अच्छा है, ओके। आपके काफ मसल्स के लिए भी अच्छा है, हील्स के लिए भी अच्छा है। और हमारा ये कहना है कि आप सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, ओके। और इस 3 आसन को 8 बार कीजिए। ओके। तो करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पेट भी साफ हो जाएगा, बॉडी भी स्ट्रेच हो जाएगी, अब आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। ओके। और आपको जब टाइम मिलता है रात में सोते समय योग निद्रा कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी अगर इससे आपको आगे करनी है तो अपने किसी योगा इंस्ट्रक्टर से या आप योगा थेरेपिस्ट से आप कनेक्ट करके आप आगे कर सकते हैं। अगर इसी में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, सूर्य नमस्कार करने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको प्राणायाम की जरूरत ही नहीं है। ओके। अगर आप ब्रीदिंग के साथ प्रॉपर करते हैं तो सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और एक राउंड अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 to 15 कैलोरीज बर्न होती है। ओह। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट है। वाह। प्लस अगर आप मंत्रास के साथ, आप उसको ब्रीदिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात,
अगर किसी को बैकएक की प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसी जो ट्रेंड योगा टीचर है आप उनके साथ उनके गाइडेंस में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैकएक है तो आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, उस पोस्चर को चेंज के आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस माना जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो आज के यूथ हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, स्मार्टफोन पे काम करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है लोगों का। मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली 14 से 16 घंटे लैपटॉप पे काम करना है, टाइपिंग भी वर्क है, तो मेरे बॉडी का सबसे ज़्यादा एक्टिव हिस्सा है वो ये 10 उंगलियां हैं जो ऑल द टाइम टाइपिंग पे वर्क कर रही है। चाहे स्क्रीन पे है, थम्स यूज हो रहे हैं, अगर टैब के ऊपर काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन के ऊपर चैट कर रहे हैं क्लाइंट से है, या कोई पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो रात के समय में मैं ये फील करता हूँ कि मेरे पाम में मेनली ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स के जॉइंट्स में आई फील सम लिटिल पेन। तो फिर इस प्रकार के पेन के लिए मैं थोड़े मसाज करवा लेता हूँ उंगलियों के, तो मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है योगा में? देखिए, योग में आसन में खास करके सबसे पहला आता है पवन मुक्त आसन, पार्ट 1। ओके। पवन मीन्स एयर, मुक्ता मीन्स रिलीज, आसनाज मीन्स फिजिकल पोस्चर। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटी रियोमेटिक ग्रुप, यानी रियोमेटाइड प्रॉब्लम जो भी है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण, काम करने के कारण प्रॉब्लम हो रही है। यानी जो जॉइंट्स में पेन हो रही है, अगर हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हैंड क्लिंचिंग है, रिस्ट बेंडिंग है, रिस्ट जॉइंट रोटेशन है, एल्बो बेंडिंग है, शोल्डर सॉकेट रोटेशन है, तो अपर बॉडी की और भी जो एंटी रोमेटिक एक्सरसाइज है, अगर आप उसको करेंगे तो जो खास करके जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आजकल तो 90% लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है और उनके लिए रामबाण का काम करेगा। और देखिए, अगर आप इनिशियली आप कुछ करना चाहते हैं कि भाई हमको तुरंत रिलीफ मिल जाए, तो आप ऑफिस से घर जाइए, टेबल पे या कुर्सी पे आप एक बकेट रख लीजिए या टब रख लीजिए, उसमें थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर डाल दीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी रखिए और उसको ऊपर से टॉवेल से ढक दीजिए, ताकि उसका जो स्टीम है वो अंदर ही रहे। और अपने हाथ को अंदर डाल के थोड़ा धीरे धीरे आप उसको क्लिंच कीजिए और रिलैक्स स्ट्रेच कीजिए, क्लिंच कीजिए, स्ट्रेच। तो पानी भी गर्म है और आप मूवमेंट भी दे रहे हैं, तो क्या होगी, जो आपके जो जॉइंट्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जॉइंट्स में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उसका फ्लो भी बेटर हो जाएगा, तो पेन भी कम हो जाएगी और लिब्रिकेंट्स भी बेटर हो जाएगा। ऑलराइट, नाइस, आई विल ट्राई दिस। अभी कंप्यूटर पे काम करने की बात हो ही रही थी, तो कंप्यूटर पे काम करने की वजह से कई लोगों में, मैं तो आई एम लकी कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोगों में बैक एक, पीठ का दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए योग के माध्यम से? देखिए, अगर आप सिर्फ 2 चीज करें, एक क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन बोलते हैं उसको, और दूसरा कैट पोज। यानी क्रोकोडाइल पोज में क्या होता है, आप पेट के बल लेट जाइए और यूं करके रख लीजिए। आप टीवी भी देख रहे हैं तो कीजिए, तो यानी जो आप आगे झुकते हैं उसके बजाय आपकी बॉडी बैकवर्ड बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें बैकवर्ड बेंडिंग आसनाज 60% करना चाहिए। पूछिए क्यों? इसलिए कि हम मैक्सिमम काम फॉरवर्ड बेंड में करते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। आजकल तो मोबाइल में लोग ऐसे गर्दन झुका हुआ है, किसी का गर्दन सीधा ही नहीं है। तो नहीं, आप बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंड में कर रहे हैं, तो यानी आपको बैकवर्ड बेंड की ज्यादा जरूरत है। तो ये चीजें हैं, यानी बैकवर्ड बेंड आप करेंगे 60% और 40% फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, आप कैट पोज कर सकते हैं। कैट पोज आपको तुरंत रिलीफ देगा। यानी हाथ और पैर के बल बिल्ली की तरह आप बैठ जाइए, घुटने पे खड़े हो जाइए और हाथ को बिल्ली की तरह रख लीजिए और सिर ऊपर, बैक नीचे, सिर ऊपर। ब्रीदिंग के साथ आप इसको करेंगे तो काफी आपको इससे फायदा मिल जाएगा। आजकल फिटनेस के लिए लोग, क्योंकि कई लोगों का रुझान है योग के ऊपर, कई लोगों का रुझान है जिम के ऊपर फिटनेस के लिए। बिल्कुल। तो लाखों करोड़ लोग जिम का सहारा लेते हैं फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस के लिए, स्टैमिना, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। तो अब जिम में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जुम्बा कोई कर रहा है, तो कोई पिलाटे कर रहा है, तो कोई कुछ।
अभी आप योग और जिम के एक्सरसाइजेज में क्या डिफरेंस है, बॉडी में क्या फायदेमंद, बॉडी के लिए क्या फायदेमंद है, जिम के एक्सरसाइज या योगासन? देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के ज़माने में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। प्रॉब्लम हमारे माइंड से शुरू हो रही है। ब्रेन इज द व्हीकल ऑफ द माइंड। ब्रेन इज द व्हीकल ऑफ माइंड आपने बोला, शायद आप बॉडी बोलना चाह रहे थे। नहीं, ब्रेन इज द व्हीकल ऑफ माइंड। व्हीकल ऑफ माइंड, माइंड का वो व्हीकल है। ब्रेन और माइंड दोनों एक ही चीज नहीं हुआ? नहीं, कैसे हो गया? अच्छा, आपका माइंड कभी भी कहीं जा सकता है। ब्रेन तो फिक्स्ड है। अच्छा, माइंड जो विचार निकल रहे वो माइंड है, और ब्रेन वो जो फिजिकल संरचना है। हाँ, तो ब्रेन इज द व्हीकल ऑफ द माइंड। ओके, अब समझ में आ गया मुझे। ओके, ब्रेन के थ्रू ही आपका माइंड काम कर रहा है ना। हाँ, ये मतलब हार्डवेयर है और माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जिम तो कर रहे हैं। हाँ। जिम में आप कान में आपने लगा लिया, गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं। आपका ध्यान कहाँ है? उस गाने पे भी नहीं है, माइंड कहीं और है। सिर्फ आप अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपका शरीर तो फिट हो गया। इसीलिए आजकल ज्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ी है। यानी हम फिजिकली तो फिट हो रहे हैं, मेंटली फिट नहीं हो रहे हैं। तो हमें योग से ही फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, जिसको इमोशनल भी बोल सकते हैं, उस एक पार्ट उसका कुछ पार्ट इमोशनल में आता है। तो आप योग से ही इस चीज को कर सकते हैं, जिम से नहीं कर सकते। जिम से आप मसल बना लेंगे, फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अनफिट रहेंगे। ओके, तो मेंटली अनफिट रहेंगे। मेंटली नहीं, पूरे फिट है। जब आप फिजिकली फिट हो करके मेंटली अनफिट है, कोई पागल हो गया और पूरा फिट है, तो वो किस तरह का फिटनेस हुआ? आप खुद सोचिए। राइट। तो इसीलिए वो फिटनेस नहीं है, वो एक पागलपन है कि भाई हम मसल बना रहे हैं और उसके बाद फिर देखिए। और जो भी जिम एक इंड्योरेंस से कुछ ज्यादा करते हैं, आप उनको कुछ साल के बाद देखिए, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीजें मेरे नॉलेज में कुछ दोस्त हैं जो कि जिम के वर्कआउट्स थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, जो बॉडी के स्टेमिना के बाहर वो चला गया, वो बॉडी जितना सह सकता था उससे ज़्यादा वर्कआउट कर लिया। तो उसके बाद से शोल्डर में पेन, जॉइंट्स में पेन, है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में इंटरनल इंजरी हो गई। और और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, बहुत मेडिसिन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो मतलब जिम के वर्कआउट्स भी लिमिटेशंस के साथ करने चाहिए। बॉडी के नर्व्स कितना खींच सकते हैं, वजन अंडर गाइडेंस करनी चाहिए। मतलब आप खुद टीचर ना बने, खुद डॉक्टर ना बने, किसी भी प्रोफेशन में। आप मान लिया कि आपका प्रोफेशन है कि आप लैपटॉप बहुत अच्छा चला सकते हैं। मैं योगा टीचर हूं, अब मैं सोचूं क्या कि मैं राहुल जी का काम कर लूं और राहुल जी मेरे काम कर लें, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। करेक्ट। राइट प्रोफेशनल, राइट एक्सपीरियंस पर्सन का बिल्कुल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर जिम कोई कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा का भी अगर ब्लेंड मिक्स करके चले तो बैलेंस्ड वे में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर लेकिन जिम के साथ साथ मेंटल वेलनेस के ऊपर भी उन लोगों को काम करना चाहिए, ये मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो रोजाना कोई 15 से 20 मिनट का ही समय अगर मॉर्निंग में निकाल पा रहा है योगासन के लिए, योग करने के लिए, तो क्या ये भी काफी है लोगों के लिए अगर करे तो? देखिए, 20 मिनट तो बहुत होता है। हाँ, अगर तरीके से योग किया जाए तो 11 मिनट भी बहुत होगा। वाह। और अगर तरीके से किया जाए और प्रॉपर तरीके वाले योगा, तो शायद जो योगा कभी नहीं किया है या जो अभी नया ज्वाइन किया, उनकी 11 मिनट में हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी मतलब उनको अपना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उनको इंड्योरेंस बढ़ानी पड़ेगी, उनको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए 15 से 20 मिनट योगा सफिशिएंट है स्टार्टिंग में। अच्छा, बाकी फिर उनके अनुसार है कि वो कितना आगे बढ़ना चाहते हैं योगा में, कितना फिट होना चाहते हैं, लेकिन 20 मिनट नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं जिनके जॉइंट्स में या किसी प्रकार के बोन में पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या बहुत पुराना दर्द है, क्या पुराने दर्द को भी हील किया जा सकता है योग के माध्यम से? देखिए, बिल्कुल हील किया जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एंटी रूमेटिक ग्रुप, यानी प्रत्येक ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज है।
तो अगर जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनको उसका पूरा इफेक्ट मिलेगा। और वो कहते हैं ना, एज इज नो बार। योगा में एज कोई बार नहीं है। यानी आप कहते हैं ना, जब से जागे तभी सवेरा। ओके। तो यानी आप किसी भी एज में शुरू करके आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। हम जब बात कर रहे थे तो आपने साउंड हीलिंग के बारे में बताया था। साउंड हीलिंग किस प्रकार से माइंड और बॉडी को चेंज कर सकता है, हेल्प कर सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन में भी मदद कर सकता है। साउंड हीलिंग है क्या और कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, साउंड कैसे काम करता है, अगर आप इसके ऊपर जाएं और बिल्कुल मैं एक अभद्र तरीके से अगर आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए, शब्द और अपशब्द में कितना फर्क है। अगर आप सुबह मिले, कोई आदमी, कोई बंदा आपको प्रेम से गुड मॉर्निंग बोला या नमस्ते बोला, आप भी स्माइल बोलते हैं, बोलते हैं यार मजा आ गया, कितना अच्छा आदमी है जी। और बाहर निकलते ही किसी ने आपको भद्दी सी गाली दे दी, आप क्या करेंगे? लगता है इसको इसी समय यहीं पे मैं पीटूं, या अपनी गुस्सा का आप इजहार करते हैं। राइट। यानी शब्द और अपशब्द उसी तरीके से, जब आपके ब्रेन में कोई सूदिंग साउंड, मधुर ध्वनि जब अंदर जाती है, तो वो आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देती है। वाह। और ध्यान, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, उसका एक लिमिटेशन है। ओके। मैंने योगा साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, लेकिन कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग इतने डीप डिप्रेशन में हैं कि आप उनको कुछ बता ही नहीं सकते हैं। राइट। वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो आपकी बात को ठीक से सुनने के भी स्थिति में शायद ना हो, कुछ भी नहीं, वो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो फिर उस स्थिति में मैं बोलता हूं कि आप कुछ मत कीजिए, एवरीथिंग साउंड विल डू। यानी सब कुछ साउंड करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है, जो कुछ करेगा साउंड करेगा। अब थोड़ा इसको पीछे जाइए, एंसेंट में जाइए, तो पहले मंदिरों में घंटे होते थे जी, नगाड़े होते थे जी। आज भी गुरुद्वारे में भजन कीर्तन होता है। राइट। जब आप वहां आराम से आंखों को बंद करके शांति से जब उसको सुनते हैं, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। जी जी। तो इस साउंड हीलिंग से आपको वही आनंद की अनुभूति होगी। और मेरा 2 वर्ड है इसके लिए, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो इंसोम्निया। आप साउंड हीलिंग करेंगे, कभी लाइफ में डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी एंजाइटी नहीं होगी, और आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आप एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। आपने बताया था कि अगर बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे ग्लो भी नहीं कर सकते, अच्छे ग्लोइंग फेस के साथ नहीं देख सकते, और पूरे दिन भी आप अच्छा फील नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपने कब्ज के बारे में बताया था, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या अच्छा खान पान, कौन सा खान पान हो इंसान का, किस प्रकार का हो? क्या मॉर्निंग से, जैसे आपने बोला, गुनगुना वाटर पीना चाहिए, और आगे क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए जिसकी वजह से लोग कॉन्स्टिपेशन से फ्री हो सके और बेटर लाइफ लीड कर सके? देखिए, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा हमारा शास्त्र भी बोलता है कि गरीबों जैसा खाना खाइए। गरीबों जैसा मतलब क्या? जो मौसमी फल होते हैं जी, वो सस्ते होते हैं, राइट, आप उसको खाइए। राइट। यानी जो सेब 4 महीने से कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, आप उसको मत खाइए। जब सेब निकलता है कितना सस्ता होता है हमारे कंट्री में, जब सीजन में आए तो सीजन सस्ता होता है। यानी सीजन वाले फ्रूट्स खाइए। हाँ, अमरूद के समय अमरूद खाइए, सर्दी नाशपाती के मौसम में नाशपाती आम मत खाइए। हाँ, कहने का मतलब जो जिस मौसम का फल है आप उसको खाइए। जी। कोशिश कीजिए रात में जितने बजे आप खाना खाते हैं उससे आधे घंटे पहले खाने के लिए। यानी अगर आप 10 बजे खाते हैं तो 9:30 बजे खा लीजिए, 9 बजे खाते हैं तो 8:30 बजे खा लीजिए। यानी जितना जल्दी से जल्दी डिनर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका टाइम, आप 9 बजे घर ही पहुंचते हैं और मैं बोलूं कि भैया 8:30 बजे आप खा लीजिए, तो ये असंभव है। यानी आप जितना जल्दी हो सके अपने सुविधा के अनुसार। और मैं पर्सनली योगा में यही बोलता हूं, ऑलवेज डू विद योर कंफर्ट। ओके। हमेशा अपने कंफर्ट में कीजिए। और योग का श्लोक भी है, स्थिरम सुखम आसनम।
क्या बात है। यानी स्थिर से सुख से जो कीजिए वही इफेक्टिव होने वाला है, वही इफेक्टिव होगा। बहुत अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना, आप बहुत ज्यादा देखते दिन तक होंगे, नहीं फिर खींच सकते उसको, करना भी नहीं चाहिए। देखिए, हमारे एक टीचर ने बोला था कि भाई योगा क्या है, हमारे से अच्छा पोस्चर जो जिम्नास्ट करता है वो बना सकता है, राइट। लेकिन ही और सी इज नॉट योगा टीचर। योगा टीचर की स्टेज अलग है, वो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के अपने को वो फोर्सफुली सारा काम करता है, लेकिन आपको फोर्सफुली नहीं करना है, रिलैक्स्ड वे में करना है, एंड दैट इज कॉल्ड योगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गुरु अश्वनी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय और बहुत अच्छे सजेशंस, बहुत अच्छे गाइडेंसेस दिए हैं आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आई एम श्योर कि आज का ये पॉडकास्ट लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधित आपने जो उपाय बताए, आई एम श्योर उनको बहुत हेल्प करने वाला है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत ही पेशेंटली सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपके इस वीडियो के माध्यम से कई लोग आपसे विचार विमर्श भी ले, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हम अपडेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी को भी योग संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट हो तो गुरु अश्वनी जी को कॉन्टैक्ट करें। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और आपको बता दूं कि सर ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, जूम पे, गूगल मीट पे। तो इफ़ यू वांट टू कंसल्ट हिम एंड टेक रेगुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप देते हैं ना ऑनलाइन जूम पे क्लासेस चलाते हैं। हाँ, ऑनलाइन देता हूं। तो अगर आपको कोई भी इस प्रकार से क्लासेस लेनी हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी डीप डिस्कशन गुरु अश्वनी जी के साथ। आज हमने जाना कि योगा सिर्फ आसन नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और एंगर जैसे मेंटल समस्याओं को दवाई से नहीं बल्कि योग और ध्यान से रूट लेवल पर ठीक किया जा सकता है। और बैक एक, सर्वाइकल, कंप्यूटर इंजरी जैसे फिजिकल समस्याओं का भी आसान और नेचुरल समाधान योग ही है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह रही कि योग और जिम में फर्क सिर्फ फिजिकल मूवमेंट का नहीं बल्कि जीवन को बैलेंस और शांति देने का है। आशा है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये बातचीत वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक याद रखिए, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है और योग उस सेहत तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।